फ्रेंड्स, कोई भी चैप्टर यूनिट कंसेप्ट खत्म करना मेरी ओर से खत्म हो जाता है तो खत्म नहीं मानना है। आपने मेमोराइज कर लिया तो ही खत्म मानना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक पूरी तरीके से लर्न किया। पार्टनरशिप के 2 यूनिट हमने कंप्लीट किए। अभी ये लास्ट यूनिट है। टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड। थर्ड यूनिट, दैट इज द रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। हम बोलते हैं ना, पृथ्वी का भी सर्जन होता है तो विसर्जन होता ही है। जहां पे सर्जन है उसका कभी ना कभी तो विसर्जन है ही। गणपति का जब उत्सव उजवते हैं उसमें यही तो करते हैं। ऐसा नहीं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन से लेके डिसोल्यूशन तक की साइकिल लर्न करना है। पहले पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी का ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वैसे पार्टनरशिप फर्म का ROF रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म में आपको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपका जहां पे प्लेस है, समझो जामनगर में आपका बिजनेस प्लेस है, उसका ज्यूडिशन के मुताबिक राजकोट आपका रजिस्ट्रार ऑफ ROF रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म का ज्यूडिशन आता है, तो वहां पे आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर में प्रिस्क्राइब फीस भर के अप्लाई करना है और आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, पार्टनरशिप तो बहुत सारी हमने मार्केट में देखी, लेकिन 90% ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, मुझे मालूम है। प्रैक्टिकली आप देखोगे, जब कोई पार्टनरशिप हम बैंक में लोन लेने जाएगी तो बैंक उसको पूछेगी आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, तब आप दौड़ते दौड़ते जाओगे, सर मेरी फर्म रजिस्टर्ड करवानी है। तो मैं इमीडिएटली पूछता हूँ, क्या बैंक लोन लेनी है क्या? यानी कुछ जरूरत पड़ती है तो इंडिया में लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं, और जरूरत नहीं पड़ती है तो फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, इन इंग्लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म is compulsory, otherwise there is a penalty. But friends, in India registration is not compulsory, it is at the discretion of the partners. पार्टनर का इरादा होगा तो रजिस्टर्ड करवाएंगे, और पार्टनर का इरादा नहीं होगा तो रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। और दूसरी इंडिया में तो फैसिलिटी है, जब नई फॉर्म बनाते हो तभी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप एनी टाइम यू कैन अप्रोच फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसीलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द ROF रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अप्लाई करके आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में अप्लाई कर दोगे तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। फ्रेंड्स, ये 1932 में एक्ट आया ना, उससे पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन का कोई एक्ट, कोई प्रोविजन कहीं पे भी था ही नहीं। बिफोर दिस एक्ट देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन कोई भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी तो प्रॉब्लम क्या है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द फर्म? उसका कॉन्क्रीट फिजिकल एविडेंस कहां से मिलेगा? ये फर्म थी तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जैसे कंपनी में ROC का जो सर्टिफिकेट है, तभी कंपनी का कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट कुछ हो सकता है। वैसे फर्म में कमेंसमेंट के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहीं पे भी बैंक लोन लेने में और कहीं पे भी आइडेंटिटी प्रूव करना है। एट दैट टाइम रजिस्ट्रार है, उसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इट इज एट द ऑप्शनल डिस्क्रेशन ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की इच्छा होगी तो फर्म रजिस्टर्ड करवाएंगे, और पार्टनर की इच्छा नहीं होगी तो हम फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। फ्रेंड्स, लेकिन सर्टेन डिसेबिलिटीज दिया है। इंग्लैंड में फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन इंडिया में एडवाइजेबल है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या करना है? नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस ऑफ द फर्म, अदर प्लेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, then address of the partnership firm, address of the partner with prescribed fees, सब डिटेल आप रजिस्ट्रार को दोगे तो बाद में रजिस्ट्रेशन करवाना वो रजिस्ट्रार का रूटीन डे टू डे ड्यूटी है। Once you have provided all details and fee in prescribed mode,
then you can say that your firm is deemed to be registered. ऐसा थियरी में माना जाता है. It can be registered at the beginning of the firm or afterwards. आप जब फर्म शुरू करोगे तभी भी रजिस्टर करवा सकते हो और बाद में भी करवा सकते हो. रजिस्ट्रेशन करवाने की डिटेल आप पोस्ट से भी भेज सकते हो और पर्सनली जाके डिलीवरी भी दे सकते हो. कहाँ पे? एरिया इन विच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड. आप जहाँ से धंधा करने वाले हो और जहाँ से धंधा कर रहे हो उसी एड्रेस के मुताबिक जुरिडिक्शन में आपको अप्लाई करना है. आप सिंपल कागज में अप्लाई करोगे तो नहीं चलेगा. उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो आपको फिलअप करना है. इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इट इंक्लूड्स नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ द बिजनेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पार्टनर का नेम, एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, साइन बाय पार्टनर और इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. ये सब डिटेल सबमिट करोगे. इफ रजिस्ट्रार इज satisfied all provisions are duly complied, record the entry in registered and file the statement. आप रजिस्टर्ड में वो रिकॉर्ड कर दोगे और उसका कॉपी निकाल के आप फाइल में रख दोगे. और बाद में एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कुछ भी अल्टरेशन है प्लेस ऑफ बिजनेस में, नेचर ऑफ बिजनेस में, कहीं पे भी अल्टरेशन है तो उसको आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम. आपका रजिस्ट्रेशन कब खत्म हो जाएगा? डीम्ड कंप्लीट यानी मानना. When application in prescribed form, prescribed fees are properly submitted, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपको मानना है. एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, बाद में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का जो रजिस्टर है उसमें एंट्री डालना वो रजिस्ट्रार की डेली रूटीन ड्यूटी है. Consequences of non-registration. Friends, consequences of non-registration. In English law, registration of the firm is compulsory. Penalty is levied due to non-registration of the firm. आपको इंग्लैंड में नाम, प्लेस सब कुछ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, लेकिन इंडिया में सर्टेन डिसेबिलिटीज दी हुई है. जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है वो पार्टनरशिप हम और किसी को स्यू नहीं कर सकते. पार्टनर एक दूसरे पे स्यू नहीं कर सकता. और कोई फर्म पे स्यू करेगा तो मैक्सिमम 100 रुपीज तक का सेट ऑफ फर्म ले सकती है. ये डिसेबिलिटी की वजह से फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना एडवाइजेबल है. In India, certain disabilities are provided for non-registration of the firm given as below. Firm or partner cannot sue to third party. Firm, partner, third party पे sue नहीं कर सकते. Partner cannot sue to each other. एक दूसरे पे पार्टनर भी sue नहीं कर सकते. और किसी ने थर्ड पार्टी ने sue किया है तो आप 100 रुपीज तक का सेट ऑफ ले सकते हो. हम अनरजिस्टर्ड फर्म के पास ऊपर के राइट नहीं है, लेकिन फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी डिसोल्यूशन मांग सकती है, अकाउंट मांग सकती है. थर्ड पार्टी हम पे स्यू कर सकते हैं. हम थर्ड पार्टी पे स्यू नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी हम पे स्यू कर सकती है. थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन द फर्म, पार्टनर कैन स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी. एंड व्हाइल इंसॉल्वेंसी ऑफिशियल असाइनी रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड ब्रिंग द एक्शन. थर्ड पार्टी हम पे स्यू कर सकती है, पार्टनर है वो डिसोल्यूशन मांग सकते हैं, अकाउंट सेटल करवा सकते हैं, फर्म की प्रॉपर्टी रियलाइजेशन का बोल सकते हैं. लेकिन इंसॉल्वेंट है तो ऑफिशियल असाइनी है, वो भी असेट बेच सकते हैं. ये सब राइट है. कौन से 3 राइट नहीं है? फर्म कैन नॉट स्यू, पार्टनर कैन नॉट स्यू एंड सेट ऑफ अप टू 100. फ्रेंड्स, एबीसी 3 पार्टनर्स है. डी है वो एडमिट हुआ, लेकिन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो whether you can sue? No. Not only the firm but name of the partner should be registered. For sue on the third party, firm name and name of the partner should be registered. फर्म का नाम भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और पार्टनर्स का नाम भी रजिस्टर्ड होना चाहिए. Retirement of partner is not informed to the registrar, suit is valid. समझो एबीसी पार्टनर थे, सी निकल गया था, लेकिन उसको रजिस्ट्रार का नहीं बोला था आपने, तो आपका सूट वैलिड है. रिटायरमेंट का रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं डाला है तो चलेगा, लेकिन एडमिशन का रिकॉर्ड रजिस्टर में डाला है तो ही
आप एक दूसरे पे स्यू कर पाओगे, अदरवाइज कांट डू। एडमिशन ऑफ द पार्टनर इज नॉट इन्फॉर्म, सूट इज वैलिड। फ्रेंड्स, लेकिन इस दूसरा भी क्या प्रोविजन है, कभी भी किसी पे भी आप स्यू करना चाहते हो, आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, पहले आप रजिस्टर करवाओ, बाद में स्यू कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन का ट्रांजेक्शन है उसी दिन आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप ट्रांजेक्शन करने के बाद जब लिटिगेशन अराइज होता है तब रजिस्टर्ड करवाते हो तो भी चलता है। इसीलिए जब तक लिटिगेशन अराइज नहीं होते तब तक कोई रजिस्टर्ड नहीं करवाता है। जब लिटिगेशन अराइज होते हैं तब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करते हैं। हमने देखा था जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसका डिसोल्यूशन होता ही है। डिसोल्यूशन यानी लीगल रिलेशन हमारे जो है ना, ज्यूरिल रिलेशन, वैसे कंपनी की तरह लीगल नहीं, लेकिन आपने जो खड़े किए हुए हैं विद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की वजह से आपने जो ज्यूरिल रिलेशन खड़े किए हुए हैं वो आपको डिसकंटिन्यू करते हैं। टर्मिनेट द पार्टनरशिप बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म। आप पार्टनरशिप का जो रिलेशन है ना हर एक पार्टनर का, वो भी डिसोल्यूशन होने की वजह से खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स का इंटर रिलेशनशिप एंड पार्टनर का फर्म के साथ रिलेशनशिप, सब का एंड आएगा ड्यू टू डिसोल्यूशन। कोई भी पार्टनर डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, अदर रिजोल्यूशन है, उसके लिए पार्टनरशिप का रिजोल्यूशन होता है। रिलेशनशिप उस पार्टनर का अदर पार्टनर के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट के बाद बाकी के पार्टनर कैपेबल है तो बिजनेस चालू रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। रिजोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है? सबसे पहले विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी वॉलंटरी। वॉलंटरीली कभी भी आप डिसोल्यूशन करवा सकते हो। आप एक दूसरे को नोटिस देके इंटरवेंशन किसी का लिए बिना एग्रीमेंट के मुताबिक आप डिसोल्यूशन करवा सकते हो। कंपल्सरी कोर्ट आके बंद करवाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? आप 5 पार्टनर है, 4 इंसॉल्वेंट हो गए, 4 मर गए, तो बाकी का एक पार्टनर नहीं चला सकता है बिजनेस, तो उसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन में माना जाएगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर। आप जो बिजनेस चला रहे थे वो बिजनेस चलाना अनलॉफुल हो गया, बिन कानूनी हो गया। कोई भी ऐसी इवेंट है कि आपका बिजनेस है वो बिन कानूनी हो गया, आपके केमिकल पे बान आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा। केमिकल बिजनेस ऑल्सो बाउंड बाय द गवर्नमेंट, योर डिसोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सर्टेन कंडीशन अराइज होती है। 5 साल के बिजनेस किया था डिसाइड, 5 साल के लिए डिसाइड किया था, 5 साल खत्म हो गए। कंप्लीशन ऑफ द वन और मोर एडवेंचर, आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, ये सब सिचुएशन में डिसोल्यूशन करना पड़ता है। पार्टनरशिप एट विल, हेलो, जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है वहां पे कोई भी पार्टनर दूसरे सभी पार्टनर को नोटिस देके डिसोल्यूशन करवा सकता है। एंड डेट जो बोला है नोटिस में उसी डेट से डिसोल्यूशन माना जाएगा। डेट नहीं बोला है तो डेट गिवन इन द नोटिस, आपको एट विल है तो नोटिस देके कभी भी डिसोल्यूशन मांग सकते हैं। लेकिन नोटिस देके डिसोल्यूशन मांग सकते हैं, वो फर्स्ट चीज है। और सेकंड चीज, आपने डेट मेंशन की होनी चाहिए। नोटिस में डेट मेंशन नहीं की है तो डेट ऑफ नोटिस से डिसोल्यूशन माना जाएगा, डिसोल्यूशन इफेक्टिव रहेगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कभी भी नेक्स्ट फ्रेंड यानी किसी पार्टनर ने बताया आपको कि ये सी है वो पागल हो गया है, ए बी सी 3 पार्टनर है, बी और सी पागल हो गए हैं, तो ये अकेला बिजनेस नहीं कर सकता है। परमानेंट इनकैपेसिटी, मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली हैंडीकैप, ऐसा कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से कोई पार्टनर है वो इनकैपेबल हो गया है, सक्षम नहीं है, तभी आपको डिसोल्यूशन कोर्ट बोलेगी। मिसकंडक्ट, बिजनेस चलाने में आपने कहीं भी फ्रॉड किया है, गिल्टी ऑफ कंडक्ट किया है, वो कोर्ट को कोई कंप्लेन करेगा तो डिसोल्यूशन बोल पाएगी। कोर्ट आपको परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कंटिन्यूअस लॉस चल रहा है, आपका जो ट्रस्ट एक दूसरे पे था वो चला गया, क्यों चला गया? उसकी वजह है आपको जो मना बोला था वो आप कर रहे हो, विलफुली कमिट द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, हमारे एग्रीमेंट का ब्रीच कर रहे हो। अभी बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है। हमारी बुक्स में, फॉर्म की बुक्स में आप इनकम लेना भूल गए हैं, पार्टनर के बीच में क्वेरल झगड़ा हुआ है एंड डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस, इंटरनली एक दूसरे का ट्रस्ट चला गया है, तो कोर्ट है वो डिसोल्यूशन का बोल सकती है।
कोर्ट है वो डिसोल्यूशन का बोल सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखो फ्रेंड्स, मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कहीं पे मॉर्गेज रखा हुआ है, यानी कोई भी मेरे जीएसटी, इनकम टैक्स, महानगर पालिका टैक्सेस, ये सब टैक्सेस भरने के कुछ भी बाकी है, तो एट दैट टाइम आप कोर्ट बोल सकती है आपका शेयर इन कैपिटल इन पार्टनरशिप वो आप इस एरियर्स ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दो, एरियर्स ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दो। बहुत लंबे टाइम से आप लॉस कर रहे हो, ऐसा कोई भी दूसरा भी रीजन है, तो कोर्ट आपको डिसोल्यूशन बोल सकती है। जस्ट एंड इक्विटेबल यानी सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन, सिमिलर नेचर के फैक्टर, सिमिलर नेचर के रीजन आपको मिल जाएंगे तो आप फॉर्म डिसोल्यूशन बोल सकते हैं। क्या क्या हो सकता है सिमिलर नेचर? मैनेजमेंट में डेडलॉक है, यानी कुछ मैनेजमेंट है उसमें कुछ डेडलॉक है, यानी कोऑर्डिनेशन इश्यूज है, ईगो इश्यूज है, नॉट टॉकिंग टर्म, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लॉस ऑफ सबस्टेंस टर्म, मेजर ऑफ द आपकी जो फिक्स एसेट थी वो आपकी चली गई, वो आपने लॉस कर दिया है। पार्टनर है वो गैम्बलिंग यानी जुगाड़ रमने के लिए जाता है, जुआ, ये सब वजह से आपको कोर्ट बोल सकती है कि आप इमीडिएटली फॉर्म डिसॉल्व कर दो। आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म देखा, पहले से जरूरी नहीं है, बाद में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इंग्लैंड में कंपलसरी, पेनल्टी, इंडिया में नॉट कंपलसरी, सर्टेन डिसेबिलिटीज लाइक firm cannot sue, partner cannot sue, as well as set-off is only allowed, set-off is only allowed up to 100 rupees। और रजिस्ट्रेशन है उसके लिए विस्काई फॉर्म में डिटेल भर दो, रजिस्ट्रार का अपलोड करना, इन्फॉर्म करना, वो उसकी रूटीन ड्यूटी में आएगा। उसके बाद डिसोल्यूशन वॉलंटरी हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है, सब पार्टनर में एक छोड़ के सब इंसोलेंट हो गए, अनसाउंड हो गए, ऐसे डिफरेंट सिचुएशन में क्वेरल हुआ, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट है, फिर नो टॉकिंग टर्म्स है, ऐसे सब सिचुएशन की वजह से आपका फर्म का डिसोल्यूशन का कोर्ट बोल सकती है। कोर्ट बोलेगी तो आपको फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो मिलेंगे। कल हम ये पार्टनरशिप खत्म करेंगे। एडवाइस ये है, पहले से वीडियो सुनो, सब वीडियो सुनो। आप फिजिकल लेक्चर में बीच में जंप नहीं करते हैं तो ऑनलाइन में क्यों करते हैं? यानी आ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन बाद में फर्स्ट लेक्चर से पूरा वीडियो सुनने का हैबिट रखो, तो ये कंसेप्ट पे मास्टरी आएगी। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।